आज हम डिस्कस करेंगे +2 फिजिक्स का लेटेस्ट सैंपल पेपर इशूड बाय सीबीएसई। चलिए जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इस साल 33 क्वेश्चंस आपके टोटल होंगे, 3 आवर्स की ड्यूरेशन होगी, 16 क्वेश्चंस 1 मार्कर होंगे, 5 क्वेश्चंस 2 मार्कर होंगे शॉर्ट आंसर टाइप, 7 क्वेश्चंस आपके 3 मार्कर होंगे 21 मार्क्स के, 2 केस स्टडी रहेंगे 4 मार्क्स ईच 8 मार्क्स का, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेंगे 5 मार्क्स ईच 15 मार्क्स की। तो ये टोटल आपका 16 + 10 26 + 21 इज 47 + 8 55 + 15 इज 70 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। ड्यूरेशन 3 आवर्स। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया है, जिस नंबर पे जोन से चैप्टर का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी उस नंबर पे उसी चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, फर्स्ट चैप्टर का है, तो बोर्ड में भी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही आएगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह, थर्ड क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर से है, तो थर्ड क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से ही आएगा। तो इस तरह से आप चैप्टर वाइज वेटेज भी निकाल सकते हैं। चलिए जी, अब डिस्कस करने लगे हैं आज का सैंपल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है ना। एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमें यूनिफॉर्म, ठीक। अच्छा, फिर लेट ए बी दी ओरिजिन। तो लेट से ये वाई एक्सिस है, ए कोई ओरिजिन है ना, ए पॉइंट है ओरिजिन। उसके बाद फिर हमारे पास एक बी पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है जी 1,0, एंड इसी तरह एक सी पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर। तो लेट से सी पॉइंट ये है वाई एक्सिस के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1। तो हमें सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV/dr, जिसमें ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। तो इससे यहाँ से हमें आइडिया लगता है पोटेंशियल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ना। पोटेंशियल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, किस पॉइंट का पोटेंशियल कहाँ है, कितना है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि बी का पोटेंशियल हाई है, जो कि गलत बात है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई से लो होती है, तो पोटेंशियल ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गई, बी ऑप्शन मुझे ठीक लग रही है। एक बार सी ऑप्शन डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन में बोला गया है कि ए और सी में से सी का पोटेंशियल ज्यादा है, जबकि ऐसा गलत बात है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जोन से सरफेस परपेंडिकुलर होते हैं, जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी जिन्हें कहते हैं। तो जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है। तो ए और सी का पोटेंशियल तो सेम है, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे हैं, जबकि ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? बी इज द राइट चॉइस, है ना। तो सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ कंडक्टिंग वायर कनेक्ट्स टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2। लेट्स से इसका रेडियस है जी r1, लेट्स से एक और है जिसका रेडियस है r2। अच्छा, फिर कुछ चार्ज इसके ऊपर होगा, कुछ चार्ज इसके ऊपर होगा। एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, तो कंडक्टिंग वायर से जब भी किन्हीं दो कंडक्टर्स को जोड़ते हैं तो उनका है ना, जब भी कभी दो कंडक्टर्स को ज्वाइन करते हैं वायर से तो चार्ज फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, और तब तक करता है जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक। तो इन्होंने कहा कि रेडियस r1 r2 के साथ एक वायर लगा दी। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर्स इज वेरी लार्ज। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। तो हमें क्या निकालना है? इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उनकी रेशो निकालनी है हमें, रेशो E1/E2 निकालना है।
चलो ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब दो चार्जेस जब दो कंडक्टर्स को हम वायर से ज्वाइन करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तब तक फ्लो करता है जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अल्टीमेटली इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, अल्टीमेटली इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है सरफेस पे, के क्यू बाय आर वन। दूसरे की वजह से, है ना, दूसरे स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर टू। के से के कट, क्यू वन बाय क्यू टू की रेशो हमने देख लीजिए, आर वन बाय आर टू आ रही है। इसको होल्ड पे रखना है, इसको यूज करेंगे। चलिए जी, तो मैं दो मेथड कराऊंगा आपको, ये मेथड वन है। अब इस सरफेस के, है ना, पहले स्फेयर के सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। दूसरे स्फेयर के सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के से के कट, तो ये हमारे पास आ गया जी क्यू वन बाई क्यू टू मल्टीप्लाई आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर। क्यू वन बाई क्यू टू की रेशो पहले से हमें गिवन है आर वन बाई आर टू मल्टीप्लाई आर टू बाई आर वन का होल स्क्वायर। चलिए जी, कुछ कट हो रहा है, तो आर वन बाई आर टू की एक रेशो इससे कट हो गई, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना बचा, आर टू बाई आर वन। देखिए कोई ऑप्शन है तो आर टू बाई आर वन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन बी। मैं आपको इसका एक मेथड और बताता हूँ, है ना, मेथड टू भी है मेरे पास इसी क्वेश्चन को करने का, एक मेथड और। तो कहते हैं दो स्फेयर्स हैं, दोनों पे कुछ कुछ चार्ज होगा, वायर से कनेक्ट किया, तो चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तब तक करता रहता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पहले स्फेयर का रेडियस है आर वन, दूसरे स्फेयर का रेडियस है आर टू। अच्छा, सिंस वी नो डैट, फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जी पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो डीवी बाई डी आर, तो पोटेंशियल मैं कह रहा हूँ सेम हो रहा है ना, डीवी का फॉर्मूला क्या हो गया, ई इंटू डी आर। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल सेम हो गया दोनों का, तो ई वन आर वन मस्ट बी इक्वल टू ई टू आर टू। ई वन बाय ई टू की रेशो हमें निकालनी है, तो आंसर बहुत जल्दी आ गया इस मेथड से, आर टू बाई आर वन, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से रीड करिए, ट्राई कीजिए, सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। कभी सैंपल पेपर में आता है, कभी बोर्ड में आता है, कभी जेई मेंस में आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। कभी इसका ग्राफ बनाने को कहते हैं। तो ऐसा था कि एक लॉन्ग वायर है, उसमें करंट भी जा रहा है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है है ना, रेडियस कितना है, ए है। तो अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट अ पॉइंट ए बाई टू अबव दी सरफेस एंड ए बाई टू बिलो दी सरफेस। चलिए जी, तो इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर ए बाई टू डिस्टेंस, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस हो गया 3a/2, है ना, सेंटर से डिस्टेंस हो गया जी 3a/2 पे मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता था, पहले एक एम्पियरन लूप लेना है, तो एम्पियरन लूप शॉर्ट में ही करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता था बीडीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड। बी हमें निकालनी है, डीएल ये छोटी सी लेंथ है, छोटी सी लेंथ को इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, सरकमफ्रेंस 2πr। रेडियस कितना हो गया, 3a/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। एम्पियरन के अंदर अंदर कितना करंट है, आई। तो जो कट रहा है काट दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, आंसर आया म्यू नॉट आई ओवर 3πa। तो पहली मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गई, यानी कि आउटसाइड। अच्छा जी, अब निकालते हैं इनसाइड। तो यही वायर थी जिसमें रेडियस था ए, करंट था आई, सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे कहते बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जहां पे भी निकालनी है वहां से एम्पियरन लूप लिया,
इस एम्पियरल लूप में जो करंट पास करेगा अब वो आई नहीं करेगा, थोड़ा कम करेगा, लेट्स से आई डैश करेगा। तो ये कैसे निकाला जाए, है ना, ये कैसे निकाला जाए? तो ऐसा है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया था हमारे पास ये पूरे वाला, तो पाई ए स्क्वायर जब एरिया था तो उसमें करंट गया था आई। वन एरिया में कितना जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, एंड पाई ए बाई टू में कितना करंट जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई ए बाय टू का होल स्क्वायर, इतना करंट जाएगा, है ना, इतना करंट जाएगा। यानी कि ये करंट कितना आ गया स्टूडेंट्स, आई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट तो आई बाय 4। यानी कि इस बार एम्पियरन लूप के अंदर से आई करंट नहीं जाएगा, टोटल करंट नहीं जाएगा, हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से हमने एम्पियरन लूप लिया तो उसमें टोटल करंट कितना पास हो रहा है, आई बाय 4 हमने यूनिटरी मेथड से निकाला है। चलिए जी ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प लेते हैं। BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, आई एनक्लोज्ड कितना आया, आई बाय 4। बी हमें निकालना है एम्पियर सर्किटल, है ना, तो एम्पियरन लूप का टोटल लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4। ये से ये कट, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितनी आ गई, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए। नेक्स्ट हमें निकालनी है रेशो, आउटसाइड ओवर इनसाइड की रेशो निकालनी है। तो जैसे ही मैं B1 बाई B2 करता हूँ, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, तो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट, पाई ए से पाई ए कट, तो हमारे पास बचता है 1/3 अपॉन 1/4। ये गया टॉप पे, तो आंसर आ गया 4:3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 4:3, यानी कि ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस करनी है अपने आप से, आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायफ्रैक्शन। एनसीईआरटी खोलेंगे, डायफ्रैक्शन रीड करना स्टार्ट करेंगे तो पहले ही पैराग्राफ में दिया हुआ है डायफ्रैक्शन कहाँ कहाँ ऑब्जर्व होती है। लाइट वेव्स, +2 की ऑप्टिक्स में हमने लाइट वेव्स पढ़ा, +1 में हमने साउंड वेव्स पढ़ा था, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर। तो डायफ्रैक्शन दोनों जगह होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, डी ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना था, ऑप्शन डी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है, उसमें दिया हुआ है डायफ्रैक्शन लाइट वेव्स और साउंड वेव्स दोनों में होता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5, अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 5, अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो कैपेसिटर की प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो गिवन है हमें 0.001 मीटर स्क्वायर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, तो ये डी डिस्टेंस भी दिया हुआ है 0.0001। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स, है ना, तो कैपेसिटर डीसी के साथ काम ही नहीं करता, एसी के साथ काम करता है। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स वेरीज एट द रेट ऑफ, तो ये जो बैटरी लगाई हुई है ये चेंज हो रही है ना, ये चेंज हो रही है, तो कहते हैं, या फिर बैटरी हम बदल देते हैं, तो जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या दे रहा है, 10⁸8 वोल्ट पर सेकेंड। देन दी वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दी कैपेसिटर इज, डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट, किसी भी करंट का फॉर्मूला वही रहेगा, dq/dt। कैपेसिटर में चार्ज कितना आता है, CV। वोल्टेज चेंज हो रही है ना, वोल्टेज चेंज हो रही है तो C निकल के बाहर आया, अंदर बच गया dV/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A/d। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A/d dV/dt। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भर दीजिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भर दीजिए 0.001।
डी डिस्टेंस 0.0001। अच्छा, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी इज 10⁸। जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है स्टूडेंट्स, 8.85 इंटू 10⁻, 8 + 1 इज 9, -12 + 9 इज -3, तो 8.85 इंटू 10⁻³ ऑप्शन है। बड़े ध्यान से है ना, दो ऑप्शन बिल्कुल आसपास है, सिर्फ 10 की पार का ही फर्क है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए। इतने मैनी एम्पियर, है ना, करंट निकालना था, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना था, तो इतने मैनी एम्पियर। चलिए जी, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आज का बेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एलसीआर सर्किट के ऊपर है, बेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस इज 10 वोल्ट ईच। तो एक इंडक्टर है, इंडक्टर में भी कितनी वोल्टेज है, 10 वोल्ट। तो ये तो रेजोनेंस का लग रहा है ना, कि जब इंडक्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, 10 वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी है, 10 वोल्ट, रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी है, 10 वोल्ट। तो ऐसा तो रेजोनेंस में ही होता था। नेट वोल्टेज 30 नहीं होती, सीरीज एलसीआर सर्किट है, इसमें नेट वोल्टेज 30 नहीं होती, फेजेस को भी कंसिडर करना पड़ता है कि किस फेज में है। नेट वोल्टेज 30 नहीं है ना, तो इसमें फेजेस देखने होते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो अगर करंट यहाँ है, इंडक्टर में वोल्टेज यहाँ होती है, कैपेसिटर में अगर करंट यहाँ है तो वोल्टेज यहाँ होती है, रेजिस्टर में अगर करंट यहाँ है तो वोल्टेज भी इसी फेज में होती है। तो अगर फेजर डायग्राम से हम देखें तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो यहाँ होती है, इंडक्टर में जो वोल्टेज होती है 10 वोल्ट वो यहाँ है, कैपेसिटर में जो वोल्टेज होती है वो यहाँ है। सबसे फेमस केस होता है रेजोनेंस का, ये वही केस है। तो ये कटी, तो नेट वोल्टेज क्या हुई, जो रेजिस्टर में वोल्टेज है वही नेट है, यानी कि इस सर्किट की नेट वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट। इस सर्किट की नेट वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट। अच्छा जी, फिर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तीनों बराबर गिवन है। तो रेजिस्टर में वोल्टेज कितनी होती है, IXL, कैपेसिटर में कितनी होती है, IXC, वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, IR। सीरीज में करंट सेम होता है, इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टर तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर है। चलिए, ये तो एक पार्ट था। अब क्वेश्चन में पूछा गया क्या, इफ द कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किटेड द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस विल बी। टोटल वोल्टेज अभी भी 10 ही रहेगी, है ना, टोटल वोल्टेज जो सप्लाई है वो 10 हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये 10 वोल्ट कैसे कैसे डिवाइड होगी, अगर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, कैपेसिटर यहाँ से हटा दिया गया, तो अब हमारे पास रह गया खाली इंडक्टर एंड रेजिस्टर, जिनकी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम थी। तो कहते हैं यहाँ कितनी वोल्टेज आएगी, अब यहाँ कितनी वोल्टेज आएगी, टोटल वोल्टेज 10 ही है। चलिए ठीक, सर्किट की नेट इम्पीडेंस देखते हैं। इम्पीडेंस का फॉर्मूला होगा R² + XL - XC का होल स्क्वायर, और R और XL सेम है, लेट से दोनों R है ना, ये देखो हमने ऊपर से डिराइव किया हुआ है, R और XL दोनों सेम है, तो R² + R² का अंडर रूट। तो सर्किट की नेट रेजिस्टेंस आ गई जी √2R, सर्किट की नेट रेजिस्टेंस आ गई √2R। तो करंट कितना आएगा, करंट सर्किट में नेट करंट कितना दौड़ेगा, वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज है 10, नेट रेजिस्टेंस है √2R। ये है सर्किट के अंदर दौड़ता हुआ नेट करंट। सीरीज में करंट सेम रहता है। फाइनल स्टेप में आ गए हम, हमें ये निकालना है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितनी होगी। सीरीज में करंट सेम होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज I × XL। I कितना आया, नेट करंट आया 10/√2R, एंड XL को XL डाल दो या R डाल दो, एक ही बात है, क्योंकि XL और R सेम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 10/√2। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रही है 10/√2,
हाँ जी, सी ऑप्शन है। आज की क्लास का बेस्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। एक बार दो बार आपको बार बार ट्राई करना ये है ना, कंसेप्ट समझना है, रट्टा नहीं लगाना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ईएम वेव्स के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया है, आपको बस यूजेस के साथ मैच करना है ना, इसमें खास मेरा रोल नहीं है। बस अगर आपको ईएम वेव्स के अंदर इन सारी वेव्स के यूजेस पता है तो आप अच्छे से एकदम से मैच कर देंगे। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड करनी है, सब गिवन है उसमें। चलिए जी, तो माइक्रोवेव्स क्लिस्ट्रॉन वेल्व के साथ है ना, क्लिस्ट्रॉन वेल्व के साथ एसोसिएट है। तो फोर्थ का आर है लाइट। लाइट कब एमिट होती है, तो बोहर के फोर्थ पोस्टुलेट में कहा गया था ट्रांजिशंस के अंदर कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दिखाएगा हायर एनर्जी से, है ना, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप लगाएगा तो एनर्जी एमिट होगी। तो लाइट को जोड़ा गया है क्यू से, थर्ड को जोड़ा गया है क्यू से, है ना। तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, 3Q। माइक्रोवेव्स को आर से जोड़ा गया तो 4 का आर है, थर्ड का क्यू है। इंफ्रारेड है ना, रेडियो को जोड़ा गया है एरियल से, तो सेकंड का पी हो गया। एंड इंफ्रारेड इज द रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई का पार्ट है, द डिस्टेंस नहीं, एटम्स का पार्ट है ये। तो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर ये सिखाया गया आपको कि द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये अल्फा पार्टिकल आया है ना, ये अल्फा पार्टिकल आया। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन जितना। एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है सॉरी, मास जो होता है वो 4 टाइम्स होता है, एंड चार्ज कितना होता है वो 2 टाइम्स होता है। मास इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, यानी 2E। चलिए जी, तो एक अल्फा पार्टिकल आ रहा था और वो न्यूक्लियस से कहां से रिटर्न कर गया। न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना, न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर एलिमेंट है ये वाला तो Z प्रोटॉन, तो Ze का चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर। एक चार्ज यहां से आ रहा है, एक चार्ज यहाँ है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो यहां से आके शायद ये ऐसे मुड़ गया। तो स्टार्टिंग में क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना था, D डिस्टेंस आपको गिवन है। जब इस वाले अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी गिवन है, V। तो स्टार्टिंग में जब हम फेंकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियल, इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं। लेट से हमने अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी से थ्रो किया तो वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। तो जब चार्ज पार्टिकल आ रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन हो रही थी, तो ये चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम क्लोजेस्ट आते आते यहां से मुड़ गया। तो इस पॉइंट पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। जब अल्फा पार्टिकल यहाँ आता है और न्यूक्लियस यहाँ है, तो इसकी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, जस्ट पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाया हमने, हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, K(Q1), चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन न्यूक्लियस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, K(Q1Q2) डिवाइडेड बाय R, K(Q1Q2) डिवाइडेड बाय R। चलिए जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी थी। तो इक्वेशन नंबर 1। अब बाद में क्या बोला गया आपको, बाद में क्या बोला गया कि स्पीड क्या होगी अगर क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस D/2 है, कि अल्फा पार्टिकल की इनिशियल स्पीड क्या करनी पड़ेगी अगर उसको और क्लोज फेंकना है।
तो जो फाइनल डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो कितना रह जाएगा, d/2। चलिए देखते हैं स्पीड कितनी रह जाएगी। लेट्स से v डैश, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज d/2। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड करते हैं, हाफ m से हाफ m कट, k q1 q2 ये कट, तो v स्क्वायर बाय v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गया जी टॉप पे, है ना, ये गया टॉप पे, तो d/2 अपॉन d, d से d कट, 2 इधर आया तो 2v स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर। मुझे v डैश ही निकालना था, तो दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर, लास्ट इज √2v, है ना, √2v। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जानी चाहिए थी, कितनी होगी, √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। अगेन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। मैं 2 मेथड से कराऊंगा, आपको जो सा अच्छा लगे वो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पहले करते हैं कंसेप्ट, फिर करते हैं फॉर्मूले से। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो लेट्स से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, अच्छा तो ये ग्लास का मटेरियल है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने हमें गिवन है 1.5। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर, सेंटर पे पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा उसके बाद रेडियस है 6, रेडियस है 6, तो ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ इमेज। अच्छा तो हमें ना इमेज निकाल, इमेज, तो इमेज वहां आएगी जहां 2 रिफ्रैक्टेड रेज टकराएंगी, इमेज वहां फॉर्म होगी जहां 2 रिफ्रैक्टेड रेज टकराएंगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, एक लाइट को ऐसे निकाला। अच्छा अब अंदर डेंसर मीडियम, बाहर रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में लाइट कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाती है। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, जिसके बेसिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग है वो बताएगा कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। किसी भी सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर से ज्वाइन कर दो। अरे ये तो यही नॉर्मल है, इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब भी 0 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री होता है, तो यानी कि इंसिडेंट रे भी यही है, रिफ्रैक्टेड रे, तो लाइट सीधी चली जाएगी। रिफ्रैक्टेड रे भी यही हुई, क्यों, क्योंकि जो इंसिडेंट थी वो नॉर्मल पे ही हो रही थी, ये नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस है कि नॉर्मल लाइन पे ही इंसिडेंस हो रही है, तो ये सेम आपकी रिफ्रैक्टेड रे 1 थी, ना वो टुवर्ड्स द नॉर्मल गई, वो ना वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, वो सीधी चली गई अनडेविएटेड। सेकंड, ये है जी सेकंड इंसिडेंट रे, अगेन इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करा तो वो सेम है, फिर से लाइट सीधी चली गई, तो ये है सेकंड रिफ्रैक्टेड रे। इमेज वहां बनेगी जहां 2 रिफ्रैक्टेड रे टकराएंगी, यहां तो टकरा नहीं सकती, पीछे प्रोड्यूस किया, पीछे प्रोड्यूस किया तो वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी कि सेम सेम जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए जेई मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, पहले ऑब्जेक्टिव के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन था कि सेम पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है वहीं सेम इमेज बनेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, है ना, पोल से 6 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनेगी। अब हम करते हैं फॉर्मूले से, मेथड 2 है स्टूडेंट्स, फॉर्मूले का मेथड, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये फॉर्मूला रहता था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व स्फेरिकल सरफेस का। चलिए जी ठीक, तो जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बाहर एयर में जा रही है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1 हो गया। v जहां इमेज बनेगी वो हमें निकालना है, μ1 जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन लेनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -6, दिस माइनस दिस हमेशा यहां आता है, तो 1 माइनस 1.5 अपॉन आर रेडियस, तो इस सरफेस का रेडियस कितना है, अगेन इज -6, 1 बाई वी प्लस 1.5 से 6 कट होता है स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा 4 माइनस 0.5 अपॉन -6, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 12, है ना, 1 बाई 12, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 12 माइनस 1 बाई 4, तो एलसीएम लेते हैं, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 12 आया एलसीएम 1 माइनस 3, यानी कि -2 बाई 12, यानी कि हमारे पास आ गया -1 बाई 6, माइनस आपको क्या बता रहा है कि वर्चुअल इमेज बनेगी, है ना, यहीं पे माइनस में इमेज बनेगी यानी वर्चुअल इमेज बनेगी, और पोल से कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 6 सेंटीमीटर, अगेन ऑप्शन के आगे सी, जिनके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है वो ए ऑप्शन मेथड फॉलो करेंगे, है ना, जिसको फॉर्मूले की ज्यादा आदत है वो फॉर्मूले से भी निकालना चाहे तो सी ऑप्शन आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। जब आप वेव ऑप्टिक्स के नोट्स खोलेंगे एनसीईआरटी में, फर्स्ट पैराग्राफ में डिफ्रैक्शन के ऊपर दिया हुआ है कि डायफ्रैक्शन कहाँ कहाँ होती है, तो सीडी उसके अंदर अच्छे से लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क के साथ, तो सीडी में कौन सा पैटर्न ऑब्जर्व होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तो एनसीईआरटी रीड करेंगे आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है एप्लीकेशंस के अंदर कि डायफ्रैक्शन कहाँ कहाँ होती है, सीडी के अंदर भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी स्ट्रेट ही है, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है ना, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, उसको बढ़ाने के लिए हम डॉपिंग करते हैं, इंप्यूरिटीज डालते हैं, पी टाइप एन टाइप के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो दो तरह की डॉपिंग होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप में हम पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज डालते हैं, पी टाइप में हम ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटीज डालते हैं, जितनी ज्यादा आप इंप्यूरिटी डालोगे उतनी ज्यादा उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जितनी ज्यादा आप इंप्यूरिटी ऐड करेंगे उतनी ज्यादा उस इन प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जैसे ही वो इम्प्योर हुआ अब उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन किस पे डिपेंड करता है, डॉपिंग लेवल पे, तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 11th का आंसर आ गया ए। आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अगेन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, 10th में भी इस टाइप के क्वेश्चन आप करते थे। इफ कॉपर वायर इज प्रेस्ड टू मेक इट्स रेडियस डिक्रीजेस बाय 0.1%, तो ये वायर थी, है ना, वायर हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में लेते हैं, तो लेट से ये उसका रेडियस था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था ए, लेंथ थी एल, अगर हमने इस प्रेस टू मेक इट्स रेडियस डिक्रीज इसको इस तरह से स्ट्रेच की जगह कंप्रेस होना, अच्छा नहीं नहीं, रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है, तो इसको स्ट्रेच किया, है ना, वायर को स्ट्रेच किया, तो क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी, रेडियस घट जाएगा, तो ये देखो मैंने लेंथ बढ़ा दी, रेडियस कम कर दिया, सच दैट वॉल्यूम विल रिमेन सेम, तो लेंथ बढ़ गई पहले के मुकाबले एंड रेडियस घट गया पहले के मुकाबले, सच दैट वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्यों है, क्योंकि रेडियस में डिक्रीज बहुत थोड़ा किया गया है, 0.1%, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई एरिया, है ना, तो एरिया रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज रो एल बाई एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, आर के ऊपर क्वेश्चन है, तो मेरा आपसे क्या कहना है कि ये रेजिस्टेंस आर स्क्वायर के साथ वेरी नहीं कर रही, अभी इसमें ये भी छुपा हुआ एलिमेंट है एल, तो जब आपने रेडियस कम ज्यादा किया तो लेंथ भी तो कम ज्यादा हो रही है, तो अभी आप इसको इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते जब तक लेंथ है, लेंथ भी वेरिएबल है, तो इसको कैसे खत्म किया जाए, वॉल्यूम सेम रहती है जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम,
तो एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, है ना, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, नया एरिया इंटू नई लेंथ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स, वॉल्यूम बाय एरिया, है ना, लेंथ क्या होगी, वॉल्यूम बाय एरिया। एक बार फिर से देखिए अगर हौच पौच हो रहा है, एक बार फिर से, ये थी कोई भी वायर जिसकी कुछ लेंथ है, अगर आपने इस वायर को स्ट्रेच कर दिया, है ना, वायर को स्ट्रेच कर दिया तो इसका रेडियस क्या हो गया, कम हो गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। अच्छा जी, फिर लेंथ क्या हो जाएगी, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। लेंथ यहाँ वेरिएबल है, लेंथ कैन बी रिटन एज वॉल्यूम बाय एरिया, लेंथ कैन बी रिटन एज वॉल्यूम बाय एरिया। तो वॉल्यूम बाय एरिया, चलिए जी, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया रो वी बाय ए स्क्वायर। अब आप कह सकते हो ये चीजें हैं कांस्टेंट और रेजिस्टेंस एरिया के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रो वी अपॉन एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस। ये था हमारा जो मेन डिराइव करना था फॉर्मूला, कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस। अब जब छोटे चेंजेस होते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। यहां से हमें ये पता लग रहा है रेजिस्टेंस अगर कम होगी, है ना, ये सॉरी, रेडियस अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेडियस अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये रेडियस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये बढ़ेगा। ठीक है जी, रेडियस कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और +1 में आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर एरर्स पढ़ते थे, एरर्स के अंदर ये मेथड कराया जाता था कि जब छोटे चेंजेस होते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला। 4 उतर के आगे आएगा, 4 पावर आगे आ जाएगी, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। ये जो आपको गिवन है ना, ये गिवन है आपको 0.1%, 4 इंटू 0.1%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 0.4% से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि रेडियस कम हुआ है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ये हमसे पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया, +0.4%, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करना, ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।